Assalamu alaikum. I am Dr. Muhammad Awais Umar and I am lecturer at Government College. आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जनरल साइंस और एबिलिटी CSS 2021 का पेपर। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जनरल एबिलिटी के सेक्शन में था अबाउट एज रिलेटेड प्रॉब्लम। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी जो हम अडॉप्ट करते हैं वो आप सारी इंफॉर्मेशन पहले आप लिख लें और जो कंडीशंस हमारे पास गिवन है उसको हम एक प्रॉपर इक्वेशन की फॉर्म में अगर लिख लें तो हमारे पास क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना भी आसान होगा और उसको सॉल्व करना भी। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पहली इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है, अ मैन इज नाउ 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। तो इस इंफॉर्मेशन से पहले हमने सपोज करना है कि हमारे पास जो मैन एज है उसके लिए वेरिएबल y है और जो सन एज है उसके लिए हमारे पास वेरिएबल x है। और फिर हम जो फर्स्ट हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको हम यूज़ करेंगे, मैन इज़ 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। तो यूजिंग वेरिएबल वाई, मैन, सो मैन एज इज़ वाई और सन एज इज़ एक्स। तो 3 times वी हैव एक्स, वाई इज इक्वल टू 3x। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन आएगी वो आएगी y इक्वल्स टू 3x। इसके बाद हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़ करते हैं क्वेश्चन में से, इन 10 years टाइम द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 10। तो 10 years इसका मतलब ये है कि जो उनकी एज थी हमने सपोज की हुई थी y, तो 10 years में वो एज हमारे पास हो जाएगी y प्लस 10 और जो सन की एज है वो हमारे पास हो जाएगी x प्लस 10। और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर है, हाउ ओल्ड वाज द मैन व्हेन हिज सन वाज बोर्न। और हमारे पास उन 10 years के बाद उनकी जो एजेस का सम है दैट वुड बी 76 और हमने फाइंड करना है कि व्हाट वाज द एज ऑफ मैन व्हेन हिज सन वाज बोर्न। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जो सम है देयर एजेस इन 10 years टाइम दैट वुड बी y प्लस 10 एंड प्लस x प्लस 10। तो इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास सम वुड बी 76 और 10 प्लस 10 वुड बी 20 और y प्लस एक्स प्लस 20 इक्वल्स टू 76। तो 20 को हम अगर दूसरी साइड पे मूव करें तो हमारे पास आ जाएगा 76 माइनस 20 और हमारे पास जो इक्वेशंस बन जाएंगी वो होंगी y प्लस एक्स इक्वल्स टू 56। एक इक्वेशन हमारे पास ये है जो हमने फर्स्ट सेंटेंस में से इंफॉर्मेशन लिखकर बनाई थी और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये आ गई y प्लस एक्स इक्वल्स टू 56। अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस हो गई हैं, इनको अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो हमारे पास y और x की वैल्यूज आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू 3x है। अगर हम यहाँ से y की वैल्यूज इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा 3x प्लस एक्स इक्वल्स टू 56 और x प्लस 3x दिस वुड बी 4x, 4x इक्वल्स टू 56 और अगर हम 4 से दोनों साइड्स पर डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 14 ईयर्स। और x हमने सपोज किया हुआ था सन की एज, इसका मतलब है हमारे पास जो सन है इट हैज़ एज 14 ईयर्स। और फादर की एज फाइंड करने के लिए हम इस x की वैल्यू इक्वेशन 1 में यूज़ कर सकते हैं या इक्वेशन 2 में यूज़ कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारे पास यहाँ पे ईजी है, तो हम यहाँ पे 3 टाइम्स 14 दिस वुड बी 42। तो हमारे पास जो फादर की एज है, जो मैन की एज है दैट वुड बी 42 ईयर्स। और नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है कि हमने ये बताना है कि व्हेन सन वाज बोर्न व्हाट वाज द एज ऑफ सन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जब वो व्हेन सन वाज बोर्न इट मींस इट हैज एज 0, तो हम मूव करेंगे 14 ईयर्स बैक। तो हमारे पास जो फादर की एज आ जाएगी वो आ जाएगी 42 माइनस 14। तो दिस मीन्स कि जब सन वाज बोर्न मैन हैज एज 28 ईयर्स। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है हाउ मेनी टाइल्स ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी रिक्वायर्ड टू हैव अ फुटपाथ 1 मीटर वाइड कैरिड अराउंड द आउटसाइड ऑफ ग्रासी प्लॉट 24 मीटर लॉन्ग एंड 14 मीटर ब्रॉड। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम एक पिक्चर बना लेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट। और दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर आप नोट करें तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उनमें हमारे पास दो डिफरेंट यूनिट्स यूज़ किए गए हैं। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट हम बना लेते हैं एक ग्रासी प्लॉट जिसकी डायमेंशन हमारे पास गिवन है 14 मीटर एंड 24 मीटर। तो यहाँ पे हम हमारे पास जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि हमने इसके अराउंड एक फुटपाथ बनाना है जिसकी हमारे पास जो वाइड है 1 मीटर। तो उस केस में हम इसमें एक पिक्चर एक ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आप देखें तो ग्रीन कलर मैंने बनाया है कि हमारे पास लेट से ये एक फुटपाथ है। अब चूंकि हमारे पास 1 मीटर इसकी जो ये वाइड है तो हमारे पास जो आउटसाइड जो बाउंड्री होगी फुटपाथ प्लस ग्रॉसी प्लॉट उसकी डायमेंशन इंक्रीज हो जाएगी 2 अलोंग ईच साइड। तो अब हमारे पास जो न्यू डायमेंशन आएंगी वो आएंगी 26 मीटर और 16 मीटर। तो अब हमने फाइंड ये करना है कि हमारे पास टाइल्स कितनी यूज होंगी। उसके लिए हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा कि जो फुटपाथ हमारे पास 1 मीटर वाइड है उसका एरिया कितना है। क्योंकि हम टोटल एरिया ऑफ अ फुटपाथ को जब डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ अ टाइल के साथ तो हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम जाते हैं ग्रासी प्लॉट की तरफ। ग्रासी प्लॉट की डायमेंशन हमारे पास थी 24 मीटर्स एंड 14 मीटर। तो हमारे पास क्योंकि ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो 24 इज लेंथ और 14 लेट से विड्थ। तो हमारे पास जो एरिया आ जाएगा वो 336 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ फुटपाथ प्लस द क्रॉसी प्लॉट। क्योंकि ये हमारे पास जो है ये भी एक रेक्टेंगुलर की शेप है तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा 26 टाइम्स 16 विच इज़ 416 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास दो शेप्स हैं और इन दोनों शेप्स का हमने एरिया जो है वो फाइंड कर लिया। क्वेश्चन ये है कि जस्ट हमारे पास अगर फुटपाथ है तो उसका एरिया हम कैसे फाइंड करें। तो हमारे पास एक ग्रॉसी प्लॉट था, हमने उसका एरिया फाइंड कर लिया और इसके साथ हमारे पास एक फुटपाथ भी इंक्लूडेड था। तो जब हमने फुटपाथ को ग्रासी प्लॉट के साथ इंक्लूड किया तो हमारे पास ये टोटल एरिया आ गया। तो अगर हम इस जो हमारे पास ऑरेंज कलर का जो शेप है इस शेप में से अगर हम ग्रीन वाली शेप का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास जस्ट फुटपाथ का एरिया बच जाएगा। दिस इज़ द ईजिएस्ट वे। हमारे पास और बहुत सारे भी वेज एग्जिस्ट करते हैं जिसकी मदद से हम ये फुटपाथ का एरिया फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम आप इसको सपोज कर सकते हैं कि आपके पास एक लार्ज कार्डबोर्ड है और उसमें से आप ये ग्रीन वाला स्मॉल कार्डबोर्ड आप कट कर रहे हैं तो जो रिमेनिंग पोर्शन हमारे पास बचेगा वो एक फुटपाथ होगा। तो अब हम अगर इस स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए हम फुटपाथ का एरिया फाइंड करें तो हमारे पास जो ग्रासी प्लॉट प्लस फुटपाथ है उसका एरिया है 416 मीटर स्क्वायर। और जस्ट ये जो हमारे पास ग्रासी प्लॉट था इसका जो एरिया हमारे पास आया दैट वाज 336। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ अ फुटपाथ। तो फिर हमारे पास जो एरिया है इट इज़ 80 मीटर स्क्वायर। अब आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जो टाइल का एरिया हमारे पास गिवन है वो है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो यूनिट यूज़ किया गया वो सेंटीमीटर स्क्वायर है और जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं जो हमने एरिया फाइंड किया है उसका यूनिट हमारे पास है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इनके यूनिट सेम करने पड़ेंगे। आप मीटर्स को चेंज कर सकते हैं सेंटीमीटर्स में भी और सेंटीमीटर को चेंज कर सकते हैं मीटर में भी। तो हमारे पास 1 मीटर इक्वल्स होगा 100 सेंटीमीटर। चूंकि स्क्वायर है तो हम यहाँ पे दोनों साइड पे इसको स्क्वायर कर लेते हैं। और स्क्वायर करने से हमारे पास आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इंफॉर्मेशन हम अपने क्वेश्चन में यूज करते हैं। इसका मतलब है जो हमारे पास एरिया ऑफ फुटपाथ है दैट वाज 80 सेंटीमीटर, सॉरी इट वाज 80 मीटर स्क्वायर। और अगर हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हम इसको 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ।
तो ये हमारे पास आ जाएगा 800,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और नेक्स्ट हमने फाइंड करना है कि अगर हमारे पास एरिया ऑफ अ फुटपाथ इज 800,000 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमने इस एरिया में यूज करनी है टाइल विच हैज एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो हाउ मेनी टाइल्स वी हैव रिक्वायर्ड। उसके लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है कि एरिया ऑफ अ स्पेस डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अ टाइल वी आर यूजिंग। तो इस जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ टाइल्स। तो ये सारी हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। हमारे पास एरिया ऑफ ग्रॉसरी प्लॉट वाज 336 मीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ फुटपाथ प्लस ग्रॉसरी प्लॉट इज 416 मीटर स्क्वायर। और बाद में हमने जब कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की तो हमारे पास आ गया 800,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ फुटपाथ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल विच इज 20। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं हमारे पास आ जाता है 40,000। इट मीन्स इफ वी आर यूजिंग टाइल ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर वी नीड 40,000 टाइल्स टू कवर द एरिया ऑफ अ फुटपाथ। तो नेक्स्ट अब हम मूव, एक बात यहाँ पे आप जेन में रखिएगा, मैं स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ कि आपके पास ये एरिया ऑफ फुटपाथ भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, एरिया ऑफ टाइल भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो इसलिए हमारे पास ये जो फ्रैक्शन है इसका कोई यूनिट नहीं है, तो आपने यहाँ इसके साथ यूनिट नहीं लिखना है। इट इज नंबर, इट इज नॉट एनी मेजरमेंट। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सी पार्ट पे। मिस्टर फहीम हैज डिनर विद हिज फैमिली एट ए रेस्टोरेंट which offers a 10% discount on food. The marked price of the food that they ordered was rupees 15,000. Given that there was a service charges of 10% and GST 17%, calculate the total amount of money he has to pay. तो यहाँ पे हमारे पास तीन फैक्टर्स जो हैं वो कंबाइंड है प्राइस के साथ। पहले हमारे पास डिस्काउंट है फूड की प्राइस में, फिर हमने उसमें ऐड करना है 10% सर्विस चार्जेस बाय रेस्टोरेंट, और हमने जीएसटी भी ऐड करना है इस प्राइस में। तो मेन कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को ये होती है कि हमारे पास ये जीएसटी किस अमाउंट पे कैलकुलेट करना है, सर्विस चार्जेस किस अमाउंट पे कैलकुलेट करना है, डिस्काउंटेड प्राइस पर या ओरिजिनल प्राइस पर। तो हम इसका क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फूड प्राइस हमारे पास आफ्टर डिस्काउंट वो कितनी होगी। तो टोटल प्राइस हमारे पास 15,000 है ओरिजिनल प्राइस, और हमने 10% इस प्राइस का डिस्काउंट करना है। तो 15,000 माइनस 10% ऑफ 15,000, तो 10% हमारे पास 1500 आ जाता है। अगर हम इसको 15,000 में से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी 13,500। अब हमारे पास ये डिस्काउंटेड प्राइस है जिस पे हमें फूड ऑफर हो रही है बाय रेस्टोरेंट। तो नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि इस फूड पर हमने 10% सर्विस चार्जेस ऐड करने हैं। तो क्योंकि ये इमीडिएट डिस्काउंट है हमारे पास, हम इसमें जो 10% यूज करेंगे वो इस एग्जैक्टली डिस्काउंटेड प्राइस का ही यूज करेंगे। तो 10% ऑफ 13,500 इट इज 1350। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने 17% जीएसटी भी ऐड करना है। मैंने आपको बताया कि बास का डिस्काउंटेड जो है वो टाइम बेस्ड भी होती है। जैसे आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपने एक टाइम इंटरवल पे कहा है कि आप अमाउंट जो है वो पे करेंगे, तो उस केस में हम जीएसटी अज्यूम करते हैं ओरिजिनल प्राइस पे, ना कि डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो यहाँ पर हम डिस्काउंट 17, ये जो जीएसटी हम 17% ले रहे हैं ये हम यूज करेंगे डिस्काउंटेड प्राइसेस पे, ना कि ओरिजिनल प्राइस पे। तो 17% ऑफ 13,500 इट कम्स आउट 2295। और अब हम क्या करेंगे कि जो टोटल बिल की अमाउंट है वो इन तीनों प्राइसेस का सम होगा। तो 13,500, 10% सर्विस चार्जेस 1350 और 17% जीएसटी विच इज 2295।
तो टोटल हमारे पास जो बिल जो फहीम फैमिली हैज टू पे इट इज 17,145। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास है मिस्टर ख्वाजा वॉक फॉर 45 मिनट्स एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड देन ran for half an hour at a certain speed. At the end of that time, he was 6 kilometers away from the starting point. How fast did he run? तो जैसे हमने इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में देखा था, हमारे पास जो यूनिट्स यूज किए गए हैं वो डिफरेंट थे। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास जो टाइम गिवन है वो मिनट्स में गिवन है और जो स्पीड गिवन है इट इज इन किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी हम कैलकुलेशन करें तो हम सेम यूनिट्स यूज करें। या तो हम स्पीड को चेंज कर लें किलोमीटर पर मिनट्स में, या हम टाइम को चेंज कर लें आवर में। तो दो हमारे पास स्टेप्स होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, एक वॉकिंग स्पीड और डिस्टेंस और एक हमारे पास होगा रनिंग के लिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्पीड हैज फार्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम। और अगर हमने इसमें से डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम टाइम को स्पीड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। डिस्टेंस वुड बी स्पीड इनटू टाइम। अब हम इसमें जो क्वेश्चन है उसको डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट्स में, एक वॉकिंग पोर्शन में और एक रनिंग पोर्शन में। तो गिवन हमारे पास ये है कि टाइम टेकन बाय मिस्टर ख्वाजा फॉर वॉकिंग इट इज 45 मिनट्स। तो 45 मिनट्स को हम आवर में चेंज करेंगे, इसके लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 60 से। और जो स्पीड हमारे पास है वो 3 किलोमीटर, तो डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू स्पीड 3 किलोमीटर मल्टीप्लाइड विद द टाइम विच इज 45/60 आवर्स। आप यहाँ से कैंसिलेशन करें, कॉमन फैक्टर्स कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास जो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन आ जाएगी वो आ जाएगी 9/4 किलोमीटर। यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, मैं स्टूडेंट से भी यही बात कहता हूँ कि आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं फ्रैक्शंस में तो आप दे गो फॉर डेसिमल्स। तो कोशिश करें कि आप इसको फ्रैक्शंस में ही रहने दें, अगर ये स्क्वायर रूट है तो भी आप इसको सिंपलेस्ट वे में रहने दें टिल द एंड ऑफ द क्वेश्चन। उसका फायदा हमें ये होता है कि अगर आप डेसिमल में करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और फर्दर अरिथमेटिक करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो फ्रैक्शंस जो है वो हम जस्ट कैंसिलिंग आउट कॉमन फैक्टर्स और हमारे पास कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं कि रनिंग डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है कि जो टाइम लिया गया है द डिस्टेंस एट द एंड वाज 6 किलोमीटर। तो हमारे पास वॉकिंग डिस्टेंस 9/4 किलोमीटर आ गया। अगर हम टोटल डिस्टेंस से वॉकिंग डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा रनिंग डिस्टेंस। सो टोटल वाज 6 एंड वॉकिंग डिस्टेंस इज 9/4। अगर हम 6 माइनस 9/4 इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लें, इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफाइंग द फ्रैक्शन वी विल गेट 15/4 किलोमीटर। अगेन यहाँ पर मैंने फ्रैक्शन यूज किया ना कि डेसिमल। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि हाउ फास्ट डिड ही रन, मीन्स टू से कि हमने स्पीड फाइंड करनी है जब उसने रनिंग करके डिस्टेंस कवर किए। तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाला फार्मूला यूज करेंगे, स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम। तो टाइम हमारे पास आ गया 15/4 किलोमीटर। और हमारे पास जो रनिंग डिस्टेंस है 15/4 किलोमीटर, और जो टाइम है हमारे पास है वो भी गिवन है हाफ एन आवर 1/2 आवर और 30 मिनट्स आप कह सकते हैं। तो 30 मिनट्स को हम चेंज करेंगे आवर्स में तो 30 ÷ 60 आवर्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15/4 डिवाइडेड बाय 30/60। इसको जब आप कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 15/2। और अब आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो लास्ट स्टेप में हम इस फ्रैक्शन को चेंज कर सकते हैं इन डेसिमल्स। और यहाँ पर एक बात और आप जहन में रखें कि इसको मैंने डेसिमल में इसलिए चेंज किया क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये मेरे पास रिपीट नहीं हो रहे। तो आफ्टर 1 डेसिमल हमारे पास आगे ये इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है, इसलिए मैंने इसको डेसिमल में लिख लिया। अगर ये रिकरिंग होता या रिपीट्स हो रहे होते तो आप कोशिश करें इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने या इसी तरह फ्रैक्शन में लिखा रहने दें। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। A child went 90 meters towards east and then he turned right and went 20 meters. Subsequently, he turned right and after going 30 meters, he reached his uncle's house. From there, he went 100 meters to his north. Determine how far he is from his starting point. इस क्वेश्चन में वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो ये फिक्स डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, जहाँ पे हमारे पास नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ पोल ही रहेगा, वो फिक्स्ड ही रहता है। और जहाँ पे हमारे पास ईस्ट है वहाँ पर ईस्ट रहेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाली इंफॉर्मेशन से कि हमारे पास
first child started from, let's say, origin. So we will consider origin from the starting point, और he moves 90 मीटर towards east. तो आप ये देखें, मैंने रेड कलर में एक लाइन स्केच की है. It is 90 meter towards east, and then he turned right and went 20 meter. It means तो towards अब आप इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ये होती है कि उसका फेस किस साइड पर है. तो आप कंसिडर करें कि ओरिजिन पर आप खड़े हैं, तो जिस साइड पे आप मूव कर रहे हैं उस साइड पे आपका फेस है. तो ओरिजिन से अगर स्टार्ट किया, 90 मीटर का डिस्टेंस ने कवर किया, तो ही इज फेसिंग ईस्ट. तो जो राइट साइड ईस्ट की है वो हमारे पास साउथ है. तो ही मूव्स 20 meters toward east, and next information is subsequently he turned right and after going 30 meter. तो again he turned right. तो अब 20 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद ही इज फेसिंग साउथ, और साउथ की जो राइट पर हमारे पास डायरेक्शन है, इट इज वेस्ट. तो इट मीन्स हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि मैं डिफरेंट कलर यूज किया है डायरेक्शन शो करने के लिए. इट इज 30 मीटर. he reached his uncle house. So 30 मीटर डिस्टेंस के बाद he reached uncle's house, और फिर यहाँ से he went 100 meters to his north. तो जो नॉर्थ है हमारे पास, वहाँ पे डिस्टेंस जो है इट इज 100 मीटर. मैंने पिंक कलर यूज किया ये लाइन 100 मीटर शो करने के लिए. तो हमने फाइंड ये करना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक कितना डिस्टेंस उसने कवर किया. तो आप देखें, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारे पास रेड लाइन से स्टार्ट हो रहा है, और जो एंडिंग पॉइंट है वो हमारे पास पिंक कलर की लाइन का एंड पॉइंट है. ये मैंने एक डॉटेड लाइन स्केच की है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. अब हमारे पास इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जो हमारे पास ये ट्राइंगल बन रही है, अगर आप देखें तो हम इसके कॉर्नर पॉइंट्स देखेंगे, और गिवन इंफॉर्मेशन यूज करते हुए हम देखेंगे कि डिस्टेंस हमारे पास कितना बनता है. तो फॉर एग्जाम्पल ये हम इसको लेबल्स कर लेते हैं. पॉइंट ओ स्टार्टिंग पॉइंट है, पॉइंट ए जो हमारे पास फाइनल पॉइंट है, और विद द हेल्प ऑफ दी स्क्वायर्स मैंने इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया. तो टोटल हमारे पास था ओ से लेकर, लेट से एंड तक हमारे पास 90 मीटर था, लेकिन ओ से लेकर बी तक हमारे पास 60 होगा, क्योंकि हमारे पास जो स्क्वायर बन रहा है उसमें हमारे पास ऑपोजिट साइड्स का जो डिस्टेंस है वो सेम होता है. तो आप ये देख सकते हैं कि ये अगर 30 मीटर है, तो इसकी जो ऑपोजिट साइड है वो भी हमारे पास 30 मीटर होगी. ये 20 मीटर है, तो इसकी जो ऑपोजिट साइड है वो भी 20 मीटर. तो यहाँ से एंड तक जो हमारे पास डिस्टेंस था वो 90 मीटर था, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारे पास 30 है. तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस हमारे पास बचेगा दैट वुड बी 90 माइनस 30, और इट इज 60. तो यहाँ पे मैंने इसको लेबल कर दिया 60 मीटर. इसी तरह ये डिस्टेंस हमारे पास था 20 मीटर, और जो टोटल हमारे पास पिंक लाइन है ये डिस्टेंस था 100 मीटर. तो 100 मीटर में से अगर हम 20 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास जो रिमेनिंग डिस्टेंस बचेगा दैट वुड बी 80 मीटर. तो अब हमारे पास जो इंटरेस्टिंग जो रिलेटिव पॉइंट है वो है कि हम एक इस ट्राइंगल को कंसिडर करें जिसमें मैंने लेबल किया हुआ है ए और बी. अब हमने इस ट्राइंगल में से फाइंड करना डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ए. तो ये हमारे पास जो एंगल बन रहा है एट बी इट इज 90 डिग्री. ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है. तो जब राइट एंगल ट्राइंगल है इसका मतलब है हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं. तो अब हम इसमें देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास हमें ओ ए कैसे फाइंड करते हैं. तो ए है, ओ ए हमारे पास लेट से हाइपोटेन्यूज है, और सिंस एंगल इज नॉट कंसर्न तो हम इस वाली साइड को बेस ले लेते हैं, इसको परपेंडिकुलर ले लेते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास है ओ ए स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमारे पास है ए बी स्क्वायर, और बेस हमारे पास है ओ बी स्क्वायर. तो हमारे पास ओ स्क्वायर दैट वुड बी इक्वल्स टू ए बी हमारे पास है 80, सो 80 स्क्वायर, और ओ बी मेरे पास है 20 स्क्वायर. तो अब हमने सिर्फ जस्ट लेंथ फाइंड करनी है, तो मैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेता हूँ. तो मेरे पास आ जाएगा 80 स्क्वायर इट इज 6400, 20 स्क्वायर इज 400. तो ये हमारे पास आ जाएगा 10,000 स्क्वायर रूट.
और दिस वुड बी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 100 और यूनिट हम यूज करें मीटर, इट मीन्स इट इज 100 मीटर। इसका मतलब है द चाइल्ड विच स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन इज एट द मोमेंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम स्टार्टिंग वन। तो इस तरह हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द एवरेज ऑफ 11 numbers is 63 and that of the first numbers are 60 and that of the last six numbers are 65. Find the sixth number. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास एवरेज का फार्मूला क्या है कि सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। तो हम फर्स्ट नंबर के लिए एक वेरिएबल का नाम रख लेते हैं, लेट्स से x1, और सेकंड नंबर के लिए x2। इसी तरह लास्ट हमारे पास जो नंबर है उसके लिए हम नाम रख लेते हैं x11। तो जब हम इन वैल्यूज को सम करेंगे और उसको इसके नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी एवरेज आती है 63। तो यहाँ से हम एक चीज फाइंड कर सकते हैं, जब आप ये जो 11 को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि सम ऑफ 11 नंबर्स इज 63 टाइम्स 11 विच इज 693। नेक्स्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि अगर हम फर्स्ट सिक्स नंबर्स का एवरेज लेते हैं तो हमारे पास आंसर इज 60। तो यूजिंग द फॉर्मूला फॉर एवरेज x1 plus x2 up to x6 it is 6, so it is equals to 60। इसी तरह जैसे हमने ऊपर वाले स्टेप में किया, यहाँ पे हम सम ऑफ सिक्स नंबर्स फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हम सिक्स को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ सिक्स नंबर्स इज 360। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है कि जो लास्ट सिक्स नंबर्स हैं उनकी एवरेज हमारे पास 65 है। तो हम स्टार्ट करते हैं x6, x7, x8 अप टू x11, ये लास्ट सिक्स नंबर्स हैं, इनकी एवरेज हमारे पास 65 है। यहाँ से भी हम सम ऑफ लास्ट सिक्स नंबर्स ऑब्टेन कर लेते हैं, यानी कि सिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं दूसरी साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ लास्ट सिक्स नंबर्स इज 65 टाइम्स 6 विच इज 390। और अब हमने फाइंड करना है सिक्स नंबर। अब आप यहाँ पे देखें तो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 में हमारे पास x6 रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 और 5 को ऐड कर लेते हैं। तो 4 और 5 को जब ऐड करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास x6 रिपीट होगा और ये सम आ जाएगा 11 नंबर्स और 12th नंबर हमारे पास x6 होगा। अब अगर आप इक्वेशन 3 देखें तो हमारे पास जो सम ऑफ 11 नंबर्स है वो 693 है। इसका मतलब है अगर हम इन 11 नंबर्स को सेपरेट कर लें और जो x6 हमारे पास रिपीट और उसको अगर सेपरेट कर लें तो इस 11 नंबर्स के सम की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं 693, जो हमने ऊपर इक्वेशन 3 में फाइंड किया था। तो अब आप देखें कि ये इक्वेशन हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई है जो कि वन वेरिएबल में है। तो यहाँ से हम जस्ट सिंपल अरिथमेटिक यूज करते हुए x6 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मूविंग 693 अनदर साइड, सो x6 वुड बी 57। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे एवरेज का एक डिफरेंट रिलेशन यूज किया। तो जब भी हम क्लास में डिस्कस करते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो आपके पास जैसे हमने स्पीड वाला फॉर्मूला किया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो साथ में हम स्टूडेंट्स को लाजमी बात बताते हैं कि इस फॉर्मूले की अदर रिप्रेजेंटेशंस भी हो सकती हैं। तो अदर रिप्रेजेंटेशन से हमारे पास फार्मूला एक डिफरेंट डायमेंशन में चेंज हो जाता है। यहाँ पे आप देखें कि हमने एवरेज वाले फार्मूले से एक और रिप्रेजेंटेशन डिस्कस किया है जिसमें हमारे पास सम ऑफ दोस नंबर्स जो है वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप ऑब्टेन कर सकते हैं। और उसी को यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो एक इजी वे में फाइंड कर लिया। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 7 सी हमारे पास है, एक टेबल गिवन है और साथ में एक हमारे पास फंक्शन गिवन है, इक्वेशन गिवन है, क्यूबिक इक्वेशन। तो हमने इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज यूज करते हुए जो मिसिंग वैल्यूज है टेबल में वो फाइंड करनी है और फिर हमने इसका ग्राफ प्लॉट करना है और फिर ग्राफ में से हमने कुछ वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर एक्स की वैल्यू गिवन है तो वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, वाई की वैल्यू गिवन है तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टेबल की मिसिंग वैल्यूज फाइंड करना इट इज जस्ट बेसिक अरिथमेटिक। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हमने फाइंड करना है
x is minus 2, then what would be the value of y? So it should be y. तो हम यूज कर लेते हैं x equals to minus 2, so y would be minus 2 cube minus 3 times minus 2 minus 10, minus 2 cube it is minus 8 plus 6 minus 10. So minus 8 minus 10 it is minus 18 plus 6, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा minus 12. So at x minus 2 y has value minus 12. अब इसी तरह हम यहाँ पे एक और वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से x equals to 1. तो at x equals to 1 y would be 1 cube minus 3 times 1 and minus 10. So this would be 1 minus 13, it is minus 12. So at x equals to 1 y has value minus 12. तो ये यूज़ करते हुए हम ये सारी टेबल की जो मिसिंग वैल्यूज है वो फाइंड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एट माइनस 1 वी विल हैव minus 8, and at 2 we will have minus 8. तो ये हम इसी तरह जैसे मैंने ये दो वैल्यूज फाइंड की हैं, इस तरह वैल्यूज फाइंड करके हम इसका एक टेबल बना सकते हैं. नेक्स्ट हमने इसका ग्राफ प्लॉट करना है. यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जो इस पोलिनोमियल की डिग्री है इट इज़ 3. तो जब डिग्री हमारे पास एक से ज़्यादा हो तो ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन से नहीं बनाया जाता, बल्कि हम उसमें जितने ज़्यादा कर्व्स यूज़ करें, जितना ज़्यादा उसको स्मूथ बनाएंगे, उतना ही हमारे पास उसके एक्यूरेट रिजल्ट्स आएंगे. और दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने के वक्त ये देखनी है कि x की वैल्यूज़ की रेंज क्या है, मिनिमम वैल्यू x की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू x की क्या है, और फिर हमने देखना है कि y की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या है. उसका फ़ायदा हमें ये होगा कि जब हमने एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग स्केल्स लेने हैं तो हमारे पास ग्राफ जो है वो विद इन दी स्केल्स जो है वो बन जाएगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स के करस्पॉन्डिंग आप स्मॉलर स्केल्स भी ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप जो बॉक्सेस यूज़ करेंगे वो हम वहाँ पे 1 1 भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे 0. फॉर एग्जांपल 1 2 3 लेट्स से 4. इसी तरह हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस -1, हमारे पास है पॉजिटिव एक्स एक्सिस -1 -2. यहाँ पे इस चीज़ का आपने जहन में रखना है ख्याल कि आप जो एक्स एक्सिस पे जो स्पेस यूज कर रहे हैं वो आप सेम रखें. अगर ग्राफ पेपर में प्लॉट कर रहे हैं फिर तो आप एक्यूरेट ही बनाएंगे. तो ये हमारे पास है स्केल अलोंग एक्स एक्सिस, और लेट्स से ये हमारे पास है वाई एक्सिस. अब वाई एक्सिस में हमारे पास जो नंबर्स हैं दे आर वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज. फॉर एग्जांपल 42 और -28. तो यहाँ पे आप जस्ट एक बॉक्स एक स्केल का नहीं ले सकते, एक नंबर का नहीं ले सकते, आपको इंक्रीज करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल आप 5 का यूज़ कर सकते हैं, 5 लेट्स से 10 15, और आप 10 का भी यूज़ कर सकते हैं, 20 लेट्स से 25. एंड इसी तरह अगर हम नेगेटिव वाई एक्सिस पे जाएं तो -5 लेट्स से -10 -15 एंड अप टू सो ऑन. तो -20. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा सा स्पेस को देखते हुए अगर मैं 10 का यूज़ कर लेता हूँ स्केल, सो 10 20 लेट्स से 30 40 -10 -20 -30 और लेट्स से -40.
तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है x इज -3, x -3 इट मीन्स हमारे पास ये लाइन होगी x इक्वल्स टू -3, और y हमारे पास है -28, सो दिस -30, और यहाँ अप्रोक्सीम जस्ट एज एन अप्रोक्सीमेशन हमारे पास नंबर होगा इट इज -28। तो इस पर हमने ये इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पे पॉइंट मार्क किया और उसको सर्कल कर दिया। इसी तरह -2 पे हमारे पास है 12, तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा दिस वन, और -1 पे हमारे पास वैल्यू है -8, सो ये पॉइंट हमारे पास ये आएगा। फिर 0 पर हमारे पास वैल्यू है -10, तो -10 पे पॉइंट मार्क करके मैंने इसको सर्कल कर दिया। 1 पे हमारे पास वैल्यू है -12, और 2 पर मेरे पास वैल्यू है -8, और 3 पर मेरे पास वैल्यू है 8, और 4 पर मेरे पास जो वैल्यू है इट इज़ 42, सो इट इज़ 4, और 42 हमारे पास अप्रोक्सीमेटली, अगर आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो आप बॉक्सेस को मेजर करके एग्जैक्टली वो पॉइंट मार्क कर लेंगे। आप देखेंगे हमारे पास सारे जो पॉइंट्स हैं टेबल से जो हमने बनाए हैं वो सारे पॉइंट्स हमने प्लॉट कर लिए हैं। अब हमने, क्योंकि डिग्री हमारे पास 3 है, इसका मतलब ये है कि जो ग्राफ होगा वो कर्व होगा, स्ट्रेट लाइंस नहीं होगा। तो हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो लाइन बनानी है, जो कर्व बनानी है, उसको स्मूथ बनाना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करता हूँ, तो आप ये देखें कि हमने इसको स्केल से नहीं बनाना, हमने इसको स्मूथ बनाना। तो लेट्स से लाइक दिस वन। तो जितना आप इसको स्मूथ बनाएंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास ग्राफ की जो वैल्यूज़ हैं वो एक्यूरेट होंगी और ग्राफ जो है वो एग्जैक्ट प्लॉट होगा। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया y इक्वल्स टू x³ माइनस 3x माइनस 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हमने इस ग्राफ को यूज करते हुए वैल्यू फाइंड करनी है y की, जब हमारे पास x जो है वो 1.8 हो। उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले x इक्वल्स टू 1.8 हम प्लॉट कर लेंगे, और फिर देखेंगे कि वो लाइन जो है वो इस ग्राफ को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। सो फॉर एग्जांपल दिस इज 1.5 और ये हमारे पास होगा 1.8। तो हमने 1.8 पे ये लाइन स्केच कर ली x इक्वल्स टू 1.8, और नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये इस ग्राफ को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से y एक्सिस पर हम एक लाइन स्केच करेंगे और देखेंगे कि वो y एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो आप ये देखें कि ये जो हमारे पास येलो कलर की जो लाइन है, ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट करी है क्लोजर टू -10। तो आप कह सकते हैं कि व्हेन x इज 1.8, y हैज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ लेट्स से -9। यहाँ पे मैं ग्राफ पेपर यूज नहीं करा तो मैं एग्जैक्टली वैल्यू आपको नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप ग्राफ पेपर यूज करें तो बॉक्सेस को मेजर करके आप एग्जैक्टली वैल्यू बता सकते हैं कि y इज -9 और -9 पॉइंट समथिंग व्हेन x इज 1.8। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमारे पास y की वैल्यू 10 हो। इस केस में भी हम सेम मेथड यूज करेंगे, लेकिन इस दफ़ा जो हम लाइन स्केच करेंगे वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी y इक्वल्स टू 10 पर। सो y इक्वल्स टू 10 हमारे पास देखें ये लाइन है y इक्वल्स टू 10। हम इसको स्केच करेंगे जब तक हमारे पास ये लाइन जो गिवन ग्राफ है उसको इंटरसेक्ट ना करे। अब ये ग्राफ को इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट पर, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन स्केच करेंगे परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। तो अगर आप ये देखें, अगर ये मेरे पास है 3.5, तो जो मेरे पास ये वैल्यू है लेट्स से इट इज़ 3.4। तो हम ये कह सकते हैं व्हेन y is 10 from graph we can say x has value approximately 3.4, और जो भी आप इसके यूनिट्स यूज कर रहे हैं वो आप साथ में यूनिट्स लिख देंगे। तो बेसिक वे हमारे पास क्या है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास यहाँ पे है वो ये कि ग्राफ की जो जो हमारे पास फंक्शन है उसकी डिग्री मोर देन 1 है। तो जो ग्राफ हम बनाएंगे प्लॉट्स को जो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से वो
यूजिंग कर्व्स करेंगे, यूजिंग स्ट्रेट लाइंस नहीं करेंगे। तो फिर हमने जितना ज़्यादा हमारे पास ये जो कर्व्स हैं ये स्मूथ होंगी, और जितने ज़्यादा आप इसको स्केल को बेहतर कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं, उतना ज़्यादा हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो एक्यूरेट होगी। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन 7 डी पर। मिस्टर हिल इन्वेस्ट 60,000 इन एन अकाउंट दैट अर्न्स सिंपल इंटरेस्ट। At the end of 5 years, the investment is worth rupees 85,000. Calculate the rate of simple interest per year. यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक तो कि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है, और दूसरी चीज़ कि हमारे पास एट द एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट की थी दोनों सम अप हो जाएगी। तो जो हम लास्ट में जो अमाउंट हमारे पास ऐड आ जाती है, जिसमें हमारे पास इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट इन्वॉल्व होती है, उसको हम कहते हैं अकूमुलेटेड अमाउंट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंटरेस्ट का फार्मूला हमारे पास क्या है। इट इज पी टाइम्स आर टाइम्स टी। पी हमारे पास है प्रिंसिपल अमाउंट, वो अमाउंट जो हमने इन्वेस्ट की है। आर यहाँ पे हमारे पास शो कर रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यूजली हमारे पास इन मोस्ट ऑफ केसेस हमारे पास रेट जो है वो पर एनम होता है, पर ईयर होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसमें आर को चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे पास बाई एनुअली हो या क्वार्टरली हो तो हम उसके मुताबिक इसको चेंज कर लेते हैं। और टी हमारे पास है टाइम ऑफ इंटरवल। नेक्स्ट चीज हमारे पास है कि अकूमुलेटेड अमाउंट। अकूमुलेटेड अमाउंट है कि आपने एक साल के लिए एक अमाउंट इन्वेस्ट की, उस पर आपके पास इंटरेस्ट आया, तो आपने अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों को मिला के फिर दोबारा इन्वेस्ट कर दिया। तो अगर 100 रुपीज़ मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट है और 10 रुपीज़ मेरे पास उसमें इंटरेस्ट अमाउंट है, तो अगर नेक्स्ट ईयर में 110 अमाउंट इन्वेस्ट करता हूँ तो 110 अमाउंट मेरे पास अकूमुलेटेड अमाउंट है। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में प्रिंसिपल अमाउंट 60,000 गिवन है, टाइम हमारे पास 5 years है, और अकूमुलेटेड अमाउंट गिवन है 85,000। और अकूमुलेटेड अमाउंट का हमारे पास फार्मूला होता है पी टाइम्स 1 + RT। तो हमने फाइंड यहाँ पर ये करना है कि आर हमारे पास जो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है, किस रेट पर हम इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जा रहा है। तो उसके लिए हम ये दोनों फार्मूलाज यूज करेंगे। इसमें अकूमुलेटेड अमाउंट हमारे पास 85,000 है, और प्रिंसिपल अमाउंट 60,000 गिवन है, टाइम हमारे पास 5 years गिवन है। जब हम ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी जिसमें सिर्फ हमारे पास आर एक अननोन है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये सिंपलेस्ट लीनियर इक्वेशन बन गई है, जिसमें हम बेसिक अरिथमेटिक यूज करते हुए, आप कह सकते हैं कि रिवर्स ऑफ बोर्ड मैथ्स यूज करते हुए हम आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे 60,000 जो है वो राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको दूसरी साइड पे डिवाइड करती हैं। कॉमन फैक्टर्स कैंसिल आउट करती हैं, 3 0 फ्रॉम न्यूमरेटर, 3 zeros फ्रॉम डिनोमिनेटर, और कैंसिलिंग आउट 5 एज ए कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास जो अमाउंट बचेगी दैट वुड बी फ्रैक्शन 17/12। और इस वन को जब हम दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17/12 - 1।
1। और फ्रैक्शन यूज करते हुए हम इसमें एलसीएम यूज करते हुए हम इन फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और हमारे पास आ जाएगा 17/12 -1। तो ये हमने कैंसिल आउट किए, यहाँ से हमारे पास 17, दिस इज 12, 1 हम दूसरी साइड पे ले गए तो हमारे पास -1 आ गया। इसका हम एलसीएम में ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 17 -12, और हमारे पास आ जाएगा 5/12। इस 5 को अगर हम इसके साथ कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास बच जाएगा 1/12 इक्वल्स टू आर। अब हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इट इज़ इन परसेंटेज, तो हम क्या करेंगे, आर को हमें चेंज करना पड़ेगा परसेंटेज में। उसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100% के साथ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, जब आप इसमें से कैंसिल आउट करेंगे, लेट से इसमें 100 में और 12 में 4 कॉमन फैक्टर है, इट इज़ 3 और इट इज़ 25। तो हमारे पास आ जाएगा 25/3%। और यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि आपने इसको डेसिमल में चेंज नहीं करना, क्योंकि जब आप इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो हमारे पास डेसिमल्स के बाद जो नंबर्स हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो बेहतर वे इसमें यही है कि आप इसको चेंज कर लें मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में आप देखें कि 25, तो 24 तक ये डिजिट जो आपके पास कंप्लीटली डिवाइड होता है। इट मीन्स 3 टाइम्स 8 इज 24, और जो रिमेनिंग नंबर हमारे पास 25 - 24 इज 1, इट इज 8 होल 1/3%। तो हमारे पास जो एग्जैक्ट इसका आंसर होगा वो होगा 8 होल 1/3%। तो ये हमारे पास बेस्ट वे है इस तरह की फ्रैक्शंस को लिखने का जहाँ पर जो नंबर्स हमारे पास हैं वो रिपीट हो रहे हो। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन जंबल स्पेलिंग्स। तो ये थोड़ी सी आप अगर इसमें शफलिंग करें लेटर्स की तो आप फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास नंबर्स हैं वो एग्जैक्टली मीनिंगेबल नंबर्स कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट वन है अगर हम इसमें अरेंज करें तो इट इज़ अ वर्ड सीरियस। नेक्स्ट हमारे पास है गैदर, और थर्ड वन हमारे पास है लेटली। फोर्थ वन अगर हम अरेंज करें इट इज़ मैरी, और लास्ट वन अगर हम अरेंज करें इट इज़ हरी। तो इट इज़ जस्ट शफलिंग ऑफ लेटर्स, और थोड़ी सी अगर आप इसमें शफलिंग करें और थोड़ी सी इसमें कंसल्टेशन करें तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन पे, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग टू इमेजेस। तो इमेजेस हमारे पास गिवन है और हमने यहाँ पे फाइंड करना है कि कितनी ट्राइंगल्स इस शेप में कंटेन की होती हैं। तो यहाँ पे हम भी एक छोटा सा आइडिया भी यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास जो ट्राइंगल फर्स्ट वाली शेप अगर मैं ले लेता हूँ, इट इज फर्स्ट वन शेप। अगर आप इस फर्स्ट शेप में देखें तो हमारे पास जो आउटर ट्राइंगल है इट इज वन ऑफ द ट्राइंगल्स। तो लेट्स से ये हमारे पास एक, तो एक ट्राइंगल हमारे पास ये है। अब दूसरी ट्राइंगल हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये आपके पास है एक ट्राइंगल, ये लेट्स से दिस वन इज ए, दिस वन वुड बी बी। तो ये हमारे पास है 2 इन नंबर्स। अब ये जो हमारे पास शेप है ये बेसिकली सिमेट्रिक है। अगर दो ट्राइंगल्स ये हैं, इसी तरह जो अदर दो ट्राइंगल्स होंगी वो हमारे पास इसकी अदर वाली साइड पे भी एग्जिस्ट करेंगे। जैसे ये देखें, ये सी और ये मेरे पास डी, तो दो ट्राइंगल्स ये भी होगी। तो इसी तरह जो नीचे वाली हमारे पास साइड है उसमें भी हमारे पास दो एग्जिस्ट करेंगी। तो आप ये बना लें इसको, फॉर एग्जांपल एक आप इसमें से एक सैंपल बना लें, ये हमारे पास इस तरह की 6 ट्राइंगल्स एग्जिस्ट करती हैं। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्राइंगल। फॉर एग्जांपल अब मैं देखता हूँ कि जो इन ट्राइंगल्स के अलावा और कौन कौन सी ट्राइंगल इसमें पॉसिबल है। तो अब आप ये देखें, अगर मैं ये कंसिडर करूं ये, तो एक मेरे पास ये ट्राइंगल है और इसी के साथ जो शेयर कर रही है एक साइड, दूसरी ट्राइंगल हमारे पास ये है।
तो ये हमारे पास हो गई इस साइड, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास साइड 1 है और ये मेरे पास है साइड 2 और ये मेरे पास है साइड 3। तो आप ये देखें कि इसी तरह अगर एक साइड पे मेरे पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं तो बाकी दो साइड्स पे मेरे पास दो दो ट्राइंगल्स बनेंगे। तो मेरे पास जो ट्राइंगल्स इस टाइप की होंगी वो भी 6 होंगी। तो दीज आर 6। तो 1 + 6 + 6। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप पे। इन जो हमने लिस्ट कर ली है इनके अलावा हमारे पास और कोई ट्राइंगल्स एग्जिस्ट करती हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं, लेट्स से एक ट्राइंगल हमारे पास ये भी एग्जिस्ट करती है, आउटर ट्राइंगल ऑफ सेकंड टाइप। जैसे देखिए हम किए है, ये हमारे पास एक साइड पर ये ट्राइंगल है, इसी तरह दूसरी साइड पर हमारे पास ये वाली ट्राइंगल होगी और तीसरी साइड पे हमारे पास ये वाली ट्राइंगल होगी। तो ये हमारे पास इस टाइप की जो ट्राइंगल्स हैं इसको भी हम बना लेते हैं ऐसे शेप। ये हमारे पास जो ट्राइंगल्स हैं ये भी 3 इन नंबर्स हैं। तो टोटल ट्राइंगल्स हमारे पास कितनी होंगी, 1 + 6 + 6 + 3। सो दीज आर 16 ट्राइंगल्स। इसी तरह हम यहाँ पे दूसरी शेप जो हमारे पास गिवन है एक स्टार शेप, इसमें भी देख लेते हैं कितनी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कंटेन करती हैं। तो इस केस में हमारे पास लेट से फर्स्ट वन ये, अगर आप इस ट्राइंगल को लें दिस वन। अब क्योंकि ये भी स्टार शेप सिमेट्रिक है तो सेकंड ट्राइंगल, थर्ड ट्राइंगल, फोर्थ ट्राइंगल, फिफ्थ ट्राइंगल। तो हमारे पास जो ट्राइंगल्स इस टाइप की ट्राइंगल्स हैं वो हैं 5 इन नंबर्स। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ दीज ट्राइंगल्स आर 5। और मज़ीद हम देखते हैं कि इसमें और कौन सी साइड्स मिलाकर, कौन सी एजेस मिलाकर हम मज़ीद ट्राइंगल्स बना सकते हैं। तो उसके लिए आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल हमारे पास आ जाएगी ये वाली। तो चूंकि ये स्टार सिमेट्रिक है, आपके पास एक वर्टेक्स के कोरस्पॉन्ड कर दिया तो दूसरे वर्टेक्स के कोरस्पॉन्ड भी हमारे पास एक ऐसी ट्राइंगल लाजमी एग्जिस्ट करेगी। जैसे देखें ये वाली। अब इसको अगर मैं कहता हूँ 1 और इसको मैं कहता हूँ 2, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो पॉइंट्स है इसके कोरस्पॉन्डिंग एक ट्राइंगल एग्जिस्ट करती है, इसके कोरस्पॉन्डिंग भी एक ट्राइंगल एग्जिस्ट करती है, इसके कोरस्पॉन्डिंग भी हमारे पास एग्जिस्ट करेगी। जैसे मैं आपको फिर स्केच करके बताता हूँ, ये वाली दिस वन। तो हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं दिस पॉइंट्स आर 5 इन टोटल। इसका मतलब है हमारे पास ये जो ट्राइंगल्स हैं इस तरह की हमारे पास 5 ट्राइंगल्स एग्जिस्ट करेंगी। तो जो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आ जाएंगी वो आएंगी 5 + 5 और इट इज 10। तो फर्स्ट शेप में हमारे पास टोटल 16 ट्राइंगल्स हैं और सेकंड शेप में हमारे पास टोटल 10 ट्राइंगल्स हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी का सी पार्ट। इसमें भी हमारे पास एक शेप गिवन है और हमने फाइंड करनी है टोटल एरिया और पेरीमीटर ऑफ दिस शेप। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस शेप को सिंपलेस्ट जो हमारे पास बेसिक शेप्स होती हैं उसमें हम डिवाइड कर लेंगे और सेपरेटली उनका एरिया फाइंड कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फर्स्ट शेप है वो हम ये स्क्वायर की फॉर्म में है, इसको हम कह देते हैं लेट से A1। सेकंड जो शेप है वो भी हमारे पास स्क्वायर की शेप में, इट इज 2। तो it has length 9 centimeter, it is square so 12 centimeter 12 centimeter। और ये भी हमारे पास स्क्वायर है A2, तो इस साइड की भी हमारे पास जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर होगी। और थर्ड केस में क्योंकि हमारे पास स्क्वायर में सब साइड्स जो हैं वो सेम लेंथ की होती हैं, तो जो हमारे पास शेप A3 है उसमें भी हमारे पास ये साइड 12 सेंटीमीटर और ये साइड 9 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे A1 का एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो A1 में लेंथ और विड्थ दोनों सेम है, इट मींस एरिया वुड बी 12 × 12, दैट वुड बी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह अब हम सेकंड जो शेप है A2 का एरिया फाइंड कर लेते हैं, इट इज आल्सो स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा लेंथ इनटू लेंथ, इट इज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। और थर्ड शेप जो है वो हमारे पास ट्राइंगल है। ट्राइंगल के केस में हम एरिया फाइंड करते हैं हाफ
एरिया वुड बी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, ये मेरे पास बेस है, और मल्टीप्लाइड विद दी हाइट, ये मेरे पास हाइट है, या परपेंडिकुलर कह लें। तो A3 में हमारे पास जो बेस है उसकी लेंथ 9 है, और हाइट जो है वो हमारे पास 12 है। तो यहाँ से हमारे पास जो एरिया आ जाएगा दैट वुड बी 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक तरीका ये भी हो सकता है, ओके, यहाँ पे मैंने जो 9 लिखा है वो हम यूज़ करेंगे, यहाँ से ये 15 और 12 को यूज़ करते हुए ये साइड फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, दो साइड्स गिवन है, और हमने इसकी थर्ड साइड फाइंड करनी है। ये साइड मेरे पास है 12 सेंटीमीटर, यहाँ मेरे पास है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है, दिस इज हाइपोटेन्यूज, लेट्स से दिस इज बेस और दिस इज परपेंडिकुलर। तो हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमारे पास 15 स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू बेस, लेट्स से बेस के लिए हम यूज कर लेते हैं वेरिएबल एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो 15 स्क्वायर इज 225 और 12 स्क्वायर इज 144, हम इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 81। दोनों साइड्स पे अगर आप स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास एक्स आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ 9 सेंटीमीटर मैंने इस शेप में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फाइंड किया। तो टोटल जो हमारे पास एरिया आ जाएगा वो इन तीनों एरियाज का सम। तो फर्स्ट एरिया हमारे पास है 144, सेकंड एरिया हमारे पास है 81, और थर्ड एरिया मेरे पास है 54। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9, 200, एरिया हमारे पास आ जाएगा 279, और यूनिट हम सेंटीमीटर यूज करें तो इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। और नेक्स्ट हमारे पास है पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है जो आपके पास शेप है उसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बाउंड्री जो है वो एक इस शेप, ये वाली शेप जिसमें हर साइड जो है वो 9 है, तीन साइड्स हमारे पास लेंथ 9 की है। इसी तरह हमारे पास ये जो साइड है इसकी लेंथ 12 है, ये साइड भी हमारे पास 12 है, ये साइड भी हमारे पास 12 है, और जो ये वाली साइड है इसकी लेंथ हमारे पास 15 है, 15। तो पेरीमीटर हमारे पास हो जाएगा, तीन साइड से हैं उनकी लेंथ 9 है, तीन साइड्स की लेंथ हमारे पास 12 है, और एक साइड हमारे पास है 15 सेंटीमीटर की। सो दिस वुड बी 36, दिस वुड बी 36 प्लस 27 प्लस 15। तो हम इसका सम कर लेते हैं, और 15 दैट वुड बी 78 सेंटीमीटर। तो हमारे पास पेरीमीटर 78 सेंटीमीटर, और जो एरिया है इट इज 279 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका डी पार्ट हमारे पास है डी पार्ट में हमारे पास सीक्वेंसेस गिवन है और इसमें से मिसिंग नंबर्स हमने फाइंड करने हैं। तो इस केसेस में हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो पहले सीक्वेंसेस लिख लेते हैं और साथ में मैं आपको शेयर कर देता हूँ जो फार्मूला या जो टर्म्स हैं वो कैसे ऑब्टेन की गई हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट में हमारे पास जो सीक्वेंस है इट इज़ 418, थर्ड टर्म मिसिंग है, 100 है, 180 और 294 है। तो इस क्वेश्चन में हम इसमें डिफरेंस अगर आप फाइंड करें तो डिफरेंस से हमारे पास कोई पैटर्न भी गेस नहीं होता। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी वो ये यूज़ की जा सकती है कि आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। तो अगर आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें वहाँ से हमारे पास एक इसका जो पैटर्न है वो गैस हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल 4 इज 1 टाइम्स 2 स्क्वायर, 18 इज 2 टाइम्स 3 स्क्वायर, और इसी तरह जो नेक्स्ट नंबर होगा 3 टाइम्स 4 स्क्वायर। तो आप ये देखें ये 1
2 3, इसका मतलब है नेक्स्ट नंबर 4 होगा। फिर नेक्स्ट टर्म के लिए हमारे पास जो नंबर यूज़ होगा दैट वुड बी 5, और नेक्स्ट नंबर के लिए जो यूज़ होगा दैट वुड बी 6। इसी तरह जो आपके पास जो सेकंड नंबर है इस प्रोडक्ट में, वो हमारे पास स्क्वायर है और उससे एक नंबर ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर 2 यूज़ हुआ है तो यहाँ पे हमारे पास आएगा, सॉरी यहाँ पे 3 यूज़ हुआ है तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 4। और नेक्स्ट हमारे पास आएगा 4 टाइम्स 5 स्क्वायर, और 5 टाइम्स 6 स्क्वायर, 6 टाइम्स 7 स्क्वायर। तो अब आप देखें जो हमने पैटर्न बनाया है, क्या हमारे पास वही टर्म्स ऑब्टेन हो रही हैं। तो 1 टाइम्स 4 इज़ 4, 9 times 2 is 18, 16 times 3 is 48, 25 times 4 is 100, 5 times 36 it is 180, और 49 times 6 is 294। इसका मतलब है हमारे पास जो फार्मूला है इट इज करेक्ट। तो अगर हम इसमें फार्मूला डिराइव करें तो ये हमारे पास आएगा n इंटू एन प्लस वन होल स्क्वायर। ओके, अब हम मूव करते हैं इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। नेक्स्ट सीक्वेंस हमारे पास है 15, 31, 63, 127 और 255। अब इस केस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जब आप सीक्वेंस के क्वेश्चंस करें तो आपको कुछ सीक्वेंसेस याद होने चाहिए। जैसे आपको टेबल्स याद होते हैं, जैसे आपको सीक्वेंस याद होनी चाहिए 1 2 3 सिंपल नंबर्स, आपको इनके स्क्वायर्स याद होने चाहिए 1 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये क्या होंगे। फिर आपको याद होना चाहिए 1 क्यूब 2 क्यूब एंड सो ऑन। इसी तरह आपके पास फॉर एग्जांपल 2 है रेस्ट पावर 2, 2 रेस्ट पावर 3, 2 रेस्ट पावर 4, ये सारे नंबर्स याद होने चाहिए। तो आप देखें जो 15 है हमारे पास इट इज 16 माइनस 1, 31 हमारे पास है 32 माइनस 1, 63 मेरे पास है 64 माइनस 1, 127 मेरे पास है 128 माइनस 1, और 255 मेरे पास होगा 256 माइनस 1। तो 16 हमारे पास क्या है 2 रेस्ट पावर 4, 32 हमारे पास क्या है 2 रेस्ट पावर 5, 64 हमारे पास क्या है 2 रेस्ट पावर 6, इट इज 2 रेस्ट पावर 7, और 256 होगा 2 रेस्ट पावर 8 माइनस 1। तो यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है बेसिकली फार्मूला हमारे पास क्या है 2 रेस्ट पावर n माइनस 1। तो जो n है वो स्टार्ट हो रहा है हमारे पास 4 से, सो n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो इससे जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारे पास क्या होगी 2 रेस्ट पावर 9 माइनस 1, which is 512 minus 1, और it is 511। तो इस तरह हम इसका सीक्वेंस का पैटर्न भी फाइंड कर सकते हैं और मिसिंग टर्म भी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सीक्वेंस वाले क्वेश्चन पर, जो कि हमारे पास है 1 8 27 64 125 216। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि यह जो क्यूब वाली टर्म्स है 1 2 3 सीक्वेंस है नेचुरल नंबर्स का, और इसमें अगर हम हर नंबर का क्यूब ले लें तो हमारे पास जो सीक्वेंस आएगी वो यही होगी। 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27, 4 क्यूब इज 64, 5 क्यूब इज 25, और 6 क्यूब वुड बी 216। तो यहाँ पर हम इसमें फार्मूला बना सकते हैं कि इट इज n क्यूब, और n हमारे पास है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब नेक्स्ट जो सीक्वेंस है हमारे पास इट इज 132 156 182 210 और 240। अब ये सीक्वेंस जो है उसमें हमारे पास ये स्क्वायर या क्यूब वाला फार्मूला वैलिड नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे इनका डिफरेंस चेक करके आइडिया कर सकते हैं कि हमारे पास क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस 182 को फॉर द मोमेंट भूल जाऊं तो यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंस है इट इज 24, और यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंस है इट इज 54, और ये जो डिफरेंस है हमारे पास इट इज 30। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम इसमें 54 देखें हमारे पास एक नंबर और यहाँ पे 20 में हमने यहाँ पे यूज़ करना है, तो हम 54 की डिविजन्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इक्वल डिवीजन कर दें। अब यहाँ पे देखें जो फर्स्ट टू टर्म्स के दरमियान डिफरेंस है वो 24 है, और लास्ट टू टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो 30 है। इसका मतलब है हमारे पास तो इक्वल डिस्टेंस तो नहीं होगा। फिर हम यहाँ पे इस 27 को स्प्लिट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल 26 और 28 में। तो यही हमारे पास जो गैस है यही वर्कआउट हो जाता है। फॉर एग्जांपल
अगर हमारे पास फर्स्ट टू टर्म्स में जो डिफरेंस है वो 24 है, नेक्स्ट टू टर्म्स में 26 हो, और उससे नेक्स्ट टू टर्म्स में हमारे पास 28 हो, और उससे नेक्स्ट टू टर्म्स में हमारे पास 30 हो, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंस है वो 2 से इंक्रीज हो रहा है। और हाँ, यहाँ पे हमारे पास चेक करना लाजमी है कि जो हमने अज्यूम किया कि ये पैटर्न फॉलो होता है, इससे हमारे पास बाकी सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो भी ऑब्टेन होती हैं या नहीं। तो यहाँ पे आप देखें 132, नेक्स्ट टर्म हमारे पास है 132 प्लस 24, ये हमारे पास आ जाएगा 156। नेक्स्ट टर्म हम क्या करेंगे कि 156 में 24 प्लस 2 इट इज़ 26, तो ये हमारे पास आ जाएगा 182। इसी तरह जो सम हमारे पास आता है 182, इसमें हम 26 प्लस 2 28 करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 210। जो लास्ट सम आया वो 210, इसमें अगर हम 28 प्लस 2 30 करें तो हमारे पास आ जाता है 240। इसका मतलब है कि हमारे पास जो हमने गैस किया पैटर्न वो इस सीक्वेंस के लिए वैलिड है। तो जो मिसिंग टर्म होगी वो हमारे पास होगी 182। अब हम इसमें लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वो हमारे पास है 8, 24, 12, 36, 18 और 54। इस सीक्वेंस में हमारे पास दो सीक्वेंसेस जो हैं वो मिक्स की गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें से अल्टरनेट टर्म्स अगर यूज करें, तो 8 या ओके, अल्टरनेट टर्म्स अगर हम ये यूज करें 8 और 24, तो 8 टाइम्स 3 इज 24। 24 से 12 हमारे पास आएगा 2 से डिवाइड करने के बाद। 12 से 36 आता है हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। 36 से 18 हमारे पास आता है 2 से डिवाइड करने के बाद। 18 से 54 हमारे पास आता है टाइम्स 3 से, यानी कि हमने एक टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है, और ये पैटर्न हमारे पास अल्टरनेट वे में कंटिन्यू होता जाएगा। इट मीन्स 54 से जो नेक्स्ट हमारे पास नंबर है, क्योंकि प्रीवियस जो ऑपरेशन था वो मल्टीप्लीकेशन बाय 3 था, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हमने इससे नेक्स्ट मूव करना है तो हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 81। और नेक्स्ट अगर हम इससे नेक्स्ट नंबर लेंगे तो हमने इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसका मतलब है दैट वुड बी 81 ओवर 2। और फिर अगर हमने नेक्स्ट सम मूव करनी है तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट वुड बी 243 डिवाइडेड बाय 2। फिर नेक्स्ट सम अगर ऑब्टेन करनी है तो 2 से डिवाइड करेंगे, दैट वुड बी 243 डिवाइडेड बाय 4। तो आप देखें ये पैटर्न हमारे पास इस सीक्वेंस में फॉलो हो रहा है। तो प्रीवियस सीक्वेंसेस थी उन सीक्वेंसेस से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि प्रीवियस सीक्वेंसेस में हमारे पास एक यूनिफॉर्म एक होमोजीनियस फार्मूला था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला है वो अल्टरनेट टर्म्स पर वर्क करता है। तो ये हमारे पास जो मिसिंग सीक्वेंस का नंबर है दिस 27, और जो फार्मूला जो हमने पैटर्न यूज किया वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, और ये हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।